हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बेटा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड में 12th क्लास केमिस्ट्री की जो मेरी क्लास है। विलियन सॉल्यूशन एक यूनिट है बेटा, उसका मैं ये लेक्चर ले रहा हूं आज क्वथनांक के उन्नयन के ऊपर। ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है बेटा, ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म है। तो आज जो मेरी क्लास है वो क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित है। आइए बेटा हम पढ़ाते हैं आपको क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, देखिए जरा क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या है? वह ताप क्वथनांक का उन्नयन क्या है बेटा, ध्यान दो। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पहले समझ लेते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है बेटा? वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। नंबर 2 पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, ये पढ़िए भाई। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर, अब आप कहेंगे सर अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं? बेटा अवाष्पशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इवेपोरेट नहीं होते, जिनका वाष्पीकरण नहीं होता है। जैसे यूरिया, शुगर, चीनी, सुक्रोज। ठीक है, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये ऐसे पदार्थ हैं बेटा जो वाष्पशील नहीं है, ये अवाष्पशील हैं। अगर किसी विलायक में ये मिला दिए जाते हैं तो बेटा होता ये है कि उस विलयन का फिर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, आइए मैं तुम्हें कुछ समझाने की पहले कोशिश करता हूं। देखिए हमने क्या करना है बेटा, हमने एक कंटेनर लेना है। आप इसमें क्या करो, आप इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भर लो। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल भर लो और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप नीचे से एक स्प्लिट लैंप लगा देंगे, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, अब हम इसको गर्म करने जा रहे हैं। ठीक, इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं, इसको गर्म करते हैं आराम से। ठीक है, अब गर्म हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं तो यहां से वाटर की वेपर निकल रही है। पानी की जो ये ऊपरी सतह है, ये वाली पानी की इस ऊपरी सतह से वाष्पीकरण चालू हो जाएगा, मतलब पानी भाप में बदलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पानी भाप में बदलना चालू हो जाएगा तो ये बोला जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपका जो द्रव है, जो आपका लिक्विड है, वो अब कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये होता है वाष्पीकरण। अब जो एक वर्ड यूज किया उसने, वो वर्ड यूज कर रहा है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? देखो इसी प्रोसेस को आप एक क्लोज कंटेनर में ले लीजिए। सपोज करो आपने ऊपर से बिल्कुल बंद कर रखा है और आप इसे गर्म कर रहे हैं, तो यहां से जो पानी की वेपर है, जब ये ऊपर की तरफ निकलेंगी, जब ये ऊपर की तरफ पानी के भाप निकलेंगी तो ऊपर ये टकरा करके वापस आएंगी और पानी की सतह पर जब ऊपर जाएंगी, टकरा के वापस नीचे आएंगी, तो पानी की सतह पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगी, उसी को बोलेंगे वाष्प दाब। यानी कि भाप द्वारा विलायक पर लगाया गया दाब। जो ये वाष्प है ये आकर के विलायक की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, वाष्प दाब है। ठीक है, अब क्वथनांक क्या था? अगर मैं बात करूं क्वथनांक क्या था, क्वथनांक भी तो यही था। क्वथनांक क्या था कि भाई किसी द्रव का जो वाष्प दाब है, जब वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, किसी द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे ही हम क्वथनांक बोलते हैं। परंतु अगर इस विलायक में, जैसे जल है, जल यहां पर क्या है, जल यहां पर एक विलायक है। ठीक है, जल यहां पर एक विलायक है। अगर इस विलायक में मैं कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दूं, जैसे मैं यहां मिला दूं यूरिया NH2CONH2, सपोज करो मैं यहां पर मिला दूं ग्लूकोज C6H12O6, मैं यहां पर मिला दूं सुक्रोज C12H22O11। अब तुम दिमाग लगाओ जरा, यहां ऊपर अब पानी के मॉलिक्यूल के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल और आ गए? अवाष्पशील पदार्थों के। तो ऊपर सरफेस एरिया पानी के मॉलिक्यूल का क्या हो गया? कम। जब
ऊपर सरफेस पर पानी जो है, जो द्रव है, जो लिक्विड हमारा लिया है हमने, उसके मॉलिक्यूल ऊपर क्या हो गए, कम। क्यों कम हो गए? क्योंकि आपने उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से वहां पर उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब इसे विलयन क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो भैया, पहले विलायक तो तुम लेके ही बैठे हो वाटर, अवाष्पशील पदार्थ आपने थोड़ा सा डाल दिया विलेय, तो अब ये क्या बन गया? विलायक, विलयन। विलायक हो गया जल, विलेय हो गया ये, अब बन गया विलयन। तो इस विलयन का बढ़ गया था क्वथनांक, इसे ही बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। देखो जरा क्या बोला गया है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है भाई? पहले पूरे सरफेस पर पानी पानी था, बहुत सारी वेपर बन रही थी ना, बहुत सारी वेपर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब इसमें साथ में आ चुका है कौन? साथ में अब आ चुका है यूरिया, साथ में आ चुका है सुक्रोज, साथ में आ चुका है ग्लूकोज। तो वहां पर पानी ग्लूकोज ऐसे, तो वहां पर इवेपोरेशन हुआ कम, वाष्प दाब कम हुआ। तो वाष्प दाब कम होने से क्वथनांक में हो गई वृद्धि भैया, ठीक है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। कौन कम हो जाता है भैया? उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण कौन बढ़ जाता है? जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही, ये जो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हुई है ना, विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी कहते हैं। ये जो डेल्टा टीबी मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1, ये डेल्टा टीबी है बेटा क्वथनांक का उन्नयन, मतलब विलयन के क्वथनांक में होने वाला वृद्धि। क्यों वृद्धि हुई है? अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है आपने, वाष्प दाब हो गई है कम, जिससे क्वथनांक बढ़ गया है। तो जब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है तो विलयन का क्वथनांक क्या हो गया है भैया? बढ़ गया है। उसे बोलेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा मतलब परिवर्तन, टी मतलब टेम्परेचर या ताप, बी मतलब क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला परिवर्तन। T2 कौन है? T2 है भैया विलयन का, विलयन का क्वथनांक, किसका? विलयन का। और विलयन का, और T1 विलायक का। T2 विलयन का और T1 विलायक का। आइए जरा देखते हैं, मैं लिखा है जहां पर T2 क्या है? T2 विलयन का क्वथनांक और T1 शुद्ध, T1 जो कौन है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जो जल का, ठीक है। आइए जरा, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा पेपर में आ सकता है भाई, बहुत अच्छे से समझना सारे बच्चे। क्या बोल रहा है? डेल्टा टीबी तथा वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनपघट्य मतलब अवाष्पशील पदार्थ जो है, डेल्टा टीबी तथा वैद्युत अनपघट्य के विलयन की मोललता में संबंध बताना है। तो संबंध क्या निकलेगा भाई? इसका संबंध क्या निकलेगा सर? ये है डेल्टा टीबी सीधे समानुपाती होती है मोललता के, यानी कि अगर क्वथनांक का, अगर विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा तो मोललता की वैल्यू यहां ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जरा देखिए अब क्या फॉर्मूला बनता है? डेल्टा टीबी बराबर, इसको हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे? केबी इंटू मोललता, इंटू क्या आ जाएगी? मोललता। डेल्टा टीबी समानुपात हटाएंगे तो किसको ले लेंगे? के को ले लेंगे, और यहां हो जाएगी मोललता। आइए बेटा, डेल्टा टीबी क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में क्या संबंध है? तो डेल्टा टीबी मोललता के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया है? अब मेरे बच्चों ने क्या किया है? मेरे बच्चों ने किया यह है कि अब देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा टीबी बराबर केबी। केबी क्या होता है भाई? केबी क्या होता है? के मतलब कांस्टेंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, केबी, ठीक है। इसमें क्या होगा? मोललता की जगह स्मॉल w 1000 m डैश और इंटू कैपिटल W। बेटा मैं क्या कर रहा हूं आप समझो जरा, जो मोललता है मैं उसकी वैल्यू रख रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर हो गया स्मॉल w 1000 बटे m डैश इंटू कैपिटल W। इस स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, m डैश क्या हो गया? विलेय का अणुभार, m डैश विलेय का अणुभार। ये मोललता है, छोटी m है, इसे उठा करके मोललता की जगह रख दो। तो मैंने रख दिया, समानुपात हटाने के लिए केबी आ गया। आओ, केबी कौन है? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। कौन है केबी? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इसको केबी बोलते हैं भाई। आइए जरा आगे कौन कहां पर क्या क्या है।
एम डैश पदार्थ का अणुभार जो विलय मैंने लिया है अवाष्पशील, डब्ल्यू पदार्थ का भार, एम डैश पदार्थ का अणुभार जो अवाष्पशील पदार्थ है उसका अणुभार, डब्ल्यू उसका भार ग्राम में, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में, डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन। चलिए भैया आगे की तरफ चलते हैं। अब आता है नोट। नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी के स्थान पर विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है भाई? ये समझो, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक का मतलब होता है, अब पहले तो था प्रति हजार, प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम के ज्ञात होने पर पदार्थ का अणुभार एम डैश की गणना निम्न प्रकार कर सकते हैं। आओ जरा नोट में क्या लिख रखा था मैं आपको बताता हूं। मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी के स्थान पर विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है केबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है भैया आपका केबी। केबी के स्थान पर अगर आपने ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक लेना है तो आप वहां पर उसकी जगह के यूज कर लेंगे, ठीक है। मतलब वो क्या है? प्रति 100 ग्राम में घुला हुआ। आइए जरा ध्यान देते हैं, ये पॉइंट है एक, के ज्ञात होने पर पदार्थ का अणुभार एम डैश की गणना कैसे करते हैं? निम्न प्रकार करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर के स्मॉल डब्ल्यू 100 बटे एम डैश, ये वही है विलेय का भार, ये वही है विलेय का अणुभार, ये विलायक का भार, लेकिन यहां ये 100 आ गया ग्राम अणुक में। या ये वर्ड याद कर लेना बेटा, केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन फंस सकता है बेटा, ध्यान देना। मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेगा तो आप के भी लिखोगे बेटा, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक बोलेगा तो जस्ट आप यहां पर बेटा के लिखोगे। डिफरेंस दोनों में क्या होगा? अगर आप लोगों ने डेल्टा टीबी लिखना है, जैसे डेल्टा टीबी बराबर के बी स्मॉल डब्ल्यू, यहां आप ले रहे हैं 1000, नीचे आ गया आपका एम डैश और कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है भाई, ये आ गया। अगर आप के बी ले रहे हैं, के बी मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक ले रहे हैं तो यहां 1000 लेना पड़ेगा। अगर आप ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक ले रहे हैं के, तो आपको यहां 100 लेना पड़ेगा प्रति 100 ग्राम, वो प्रति 1000 ग्राम लिखा जाता है, ठीक है भाई। आइए जरा देखते हैं आगे की तरफ। अब है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक? 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या है जी मोलल उन्नयन स्थिरांक? 1 किलोग्राम विलायक में, जैसे पानी है ना, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ जैसे यूरिया, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, उनका किसी अवाष्पशील पदार्थ विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोल दो। किसमें? 1 मोल किसमें घोल दो? 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में अगर आप लोग किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का, किसी अवाष्पशील पदार्थ का, अवाष्पशील पदार्थ जैसे चीनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अवाष्पशील पदार्थ, किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोल देते हैं तो घोलने पर क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उसे बोलते हैं विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी। अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करें, अगर सपोज करो आप लोग इसका फॉर्मूला पूछने लगे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक का, तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक का बस 1 होगा। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक का क्या फॉर्मूला होगा? जहां पर मैंने 1 किलोग्राम लिया है यहां पर आप 100 ग्राम ले लेंगे बस, उस कंडीशन में जब आप के की डेफिनेशन बनाएंगे। चलो अब यहां आ जाते हैं आगे की तरफ। मैंने कुछ केबी की फिक्स वैल्यू रखी है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी इन एवरी कंडीशन, क्योंकि एक बार पेपर में क्या हुआ था, 99% तो केबी की वैल्यू देता है, लेकिन अगर नहीं दे तो याद रखना है 2 विलायकों की तो आपको याद रखनी पड़ेंगी कम से कम। पानी के लिए फिक्स होता है उसका केबी का वैल्यू 0.51, ठीक है, केल्विन मोलल इनवर्स। एल्कोहल के लिए होता है 1.20, बेंजीन के लिए होता है 2.63। ये बेटा बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, इनको अच्छे से समझ लेना, इनको अच्छे से देख लेना। यहां पर पानी के लिए केबी की वैल्यू ये फिक्स होती है मेरे बच्चों, ये अल्कोहल के लिए और ये बेंजीन के लिए, ठीक है। ये विलायक हैं जिनके लिए केबी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, चलिए। अब केबी का मात्रक क्या होता है?
केबी का मात्रक केल्विन मोल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये होता है भैया केबी का मात्रक। आइए ग्राम आणुक उन्नयन स्थिरांक, इसकी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे भाई? ये क्या है? वही वहां एक किलोग्राम में था, यहां किस में होगा? 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, वहां पर विद्युत अपघट्य पदार्थ कितने में घुल रहा था? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में। यहां किस में घुल रहा है? 100 ग्राम विलायक में। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, जो वृद्धि होती है, उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के कहते हैं। के की भी अपनी वैल्यू है फिक्स, के के लिए भी याद रखना, के के लिए वाटर का हो जाता है 0.52। मैं अंतर बताता हूं, अगर वो केबी का मान रखा है केबी, तो 0.52 आप लिखते हैं, और यहां पर आप अगर के 100 का निकाल रहे हैं तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई जरा आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स। आइए भाई न्यूमेरिकल्स को चालू करते हैं अच्छे से। देखिए भाई न्यूमेरिकल चालू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे लिए क्या कह रहा है? पहला न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है भाई? कहां चला गया? पहला न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है? ध्यान देना। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में, कोई ग्लूकोज का जलीय विलयन है, उसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है जिसे 100 ग्राम जल में घोला गया। इसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। केबी की वैल्यू हमें यहां दे रखी है, केबी की वैल्यू हमें यहां दे रखी है। आओ भाई सवाल को कैसे स्टार्ट करते हैं। 12 ग्राम है, ठीक है, 12 ग्राम हमें दिया है, तो 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में। आओ भाई देखते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, इसका भार दिया है W 12 ग्राम, और जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका अणुभार निकालते हैं भाई। इसका अणुभार होता है बेटा, निकालेंगे 180। कैसे? कार्बन का 12 होता है, 12 6 72, 72 12 84 और 16 6 96, 96 84 180। ठीक है, वहां पर आपको दिया है बेटा क्वेश्चन में T2 बराबर 100.034 डिग्री सेल्सियस विलियन का, और आपको T1 कितना दिया है भाई? T1 दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक बार फिर देख लेते हैं। यहां पर ग्लूकोज के लिए 12 ग्राम ग्लूकोज है, 180 mDes है, 100 ग्राम जल में घुल रहा है, 100.34 और वो 100। ठीक है, केबी 0.51, केबी की वैल्यू कितनी है? 0.51। ये था 100.34। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ये। ठीक है, और केबी की वैल्यू हमें दी है 0.51। ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू दी है। पूछा क्या है जी हमसे? क्या पूछा है हमसे? बताओ, पढ़ो जरा, क्या पूछा है? जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो, केबी की गणना करो। नितिन आइए जरा। नितिन, एक मिस्टेक होगी, नींद सी आ गई बहन से, कुछ और बोलगा। हाँ हाँ हाँ।